नमस्कार, सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम मेन आंसर राइटिंग में गांधीयन थॉट्स और वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ सवाल देखेंगे। देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको ये सवाल दिए थे। जैसे पहला सवाल है ये, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह एज एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी, हाउ डिड दिस प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। 8 नंबर में पूछा गया सवाल। अब देखें एक बार, देखो इसमें हम ये कर सकते हैं कि देखो पहले तो जो है सत्याग्रह, यहाँ पे मेन आइडिया क्या है, सत्याग्रह, कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। तो उसको हम बता सकते हैं कि सत्याग्रह वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय महात्मा गांधी, जो एक नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है या फिर सिविल डिसोबीडियंस फॉर्म है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें ये जो शब्द है सत्य और आग्रह, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अ, एक व्यक्ति जो है वो सत्य पर बने रहने के लिए जो है वो आग्रह करता है और उसी के साथ जो है वो बने रहने का जो है वो प्रण करता है। गांधी जी ने ये फिलॉसफी डेवलप की एक सोशल और पॉलिटिकल चेंज के लिए, जिसमें नॉन वायलेंट तरीके से इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होने की उन्होंने कोशिश की और एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल करने की भी लिए भी इसका इस्तेमाल किया। अब पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। देखो, पहली बात तो इसमें सत्य है और दूसरा अहिंसा, ये दो इसके बड़ी नींव में जो मेन चीजें हैं। तो सत्याग्रह में दो बेसिक चीजें थी, एक तो सत्य यानी सच के लिए आग्रह करना, सच के लिए जो है वो दूसरे से जो है अपनी बात रखना, लेकिन साथ ही में इस चीज को करते हुए नॉन वायलेंस पर बने रहना, कहीं पर भी हिंसा का इस्तेमाल ना करना। गांधी इसमें कहते हैं कि वायलेंस जो है वो सिर्फ एक टैक्टिक नहीं, जीवन की एक जीने का एक तरीका होना चाहिए, जिसमें लव और रिस्पेक्ट होना चाहिए हर लिविंग बीइंग के लिए। और इसमें वो कहते हैं कि वायलेंस का यूज किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, ना रिप्रेशन में, ना ही अपनी बात को रखने में। और साथ ही में उनका कहना था कि रेजिस्टेंस और पीसफुल डायलॉग ही जो है वो कोई भी जो है आग्रह करने का तरीका हो सकता है, सत्य के लिए आग्रह करने का तरीका, पीसफुल रेजिस्टेंस और डायलॉग। ठीक है, तो आप मतलब ये कह सकते हैं कि सत्याग्रह मतलब पीसफुल रेजिस्टेंस एंड डायलॉग ही है। ठीक है, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कॉपरेशन। सत्याग्रह जो बेसिकली इसमें कानून तोड़ने की भी प्रक्रिया हो सकती है, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन अनजस्ट लॉज और प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। गांधी जी का मानना था कि ऐसे अन्यायकारी कानून जो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ हैं उनको बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। सत्याग्रही जो हैं, जो सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, उनको बॉयकॉट करना चाहिए और सरकारी अथॉरिटीज के साथ नॉन कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि जो है वो अब इस तरीके से दबाव बना सके कि वो उनकी बातें मानने के लिए या उनके सत्य के आग्रह को मानने के लिए जो है वो बाधित हों। ठीक है, नेक्स्ट। अब भारत के ऊपर या भारत के स्ट्रगल पर क्या असर हुआ, देखो ये बोला था ना उन्होंने, हाउ डिड दिस प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब देखो, क्योंकि 8 मार्क्स में तो आप बहुत लंबा नहीं कर सकते, आपने दोनों चीजें यहाँ पे सत्याग्रह में बता दी कि ट्रुथ के इसमें दो बेसिक चीजें क्या है, वो है सत्य और अहिंसा, और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन। दोनों में ही सत्याग्रह जो है वो एक मेजर टूल है। साथ ही में अब के इंडिया के स्ट्रगल में आप ये देखिए कि कई मूवमेंट्स जो हैं, जिसमें जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रहा, सॉल्ट मार्च 1930, उसके अलावा जो सिविल डिसोबीडियंस था, जिसमें जो नमक की यात्रा से शुरू हुआ था 1930 में, क्विट इंडिया मूवमेंट था, सभी में सत्याग्रह को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गांधी जी ने, और इससे मास मोबिलाइजेशन किया। अहिंसक तरीके से उन्होंने इसको, और कानून के दायरे में रहते हुए या लेजिटिमेसी इसमें बनाए रखते हुए कॉलोनियल लॉज का विरोध किया और उस समय के प्रशासन का विरोध किया। ठीक है, तो ये कई कैंपेन्स जो थे जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया, तो ये इंडियन स्ट्रगल में इसका बहुत बड़ा रोल रहा। दूसरा, मास मोबिलाइजेशन और एम्पावरमेंट। सत्याग्रह ने लोगों को इकट्ठा करने में बड़ी मदद की और लोगों को यह बताया कि हमें एक शेयर्ड और कलेक्टिव एक्शन लेना होगा, मतलब क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब साथ में आए तभी कुछ असर होगा। और इसमें फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों को आने के लिए उत्साहित किया। हर वो व्यक्ति जो बाहुबल से जो है वो अंग्रेजों से नहीं लड़ सकता, लेकिन अपने आत्मबल से जरूर लड़ सकता है, अपने आत्मबल से सत्य का आग्रह कर सकता है। ये वो उन्होंने वहां पे करना शुरू किया और बोला कि आपको गोली या बंदूक की जरूरत नहीं है, आपको मसल पावर की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ आपके वहां बने रहने की जरूरत है और आपको सत्य पर बने रहने की और उसके लिए आग्रह करने की जरूरत है। ठीक है, तो इन कंक्लूजन, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह,
ये कहते हैं कि आप इसमें कंक्लूड क्या करना है, कंक्लूड बेसिकली कि इसमें सत्य और अहिंसा पहली चीज, और दूसरा कि इसने भारत के आज़ादी के बाद के फ्यूचर को डिसाइड किया, जिसमें गांधी जी की लीडरशिप में हमने शांतिपूर्ण तरीके से जो है ब्रिटिश सरकार का अपोज किया और उसके अन्याय का अपोज किया। और सत्याग्रह जितने भी हुए, और बेसिकली आप ये कह लीजिए कि सत्याग्रह का मकसद ही था कि आगे के भी जो मूवमेंट्स हैं जो वो इससे इंस्पायर होते रहे। भारत की आज़ादी के बाद भी सत्याग्रह का तरीका बदला नहीं, और सत्याग्रह वैसे ही ट्रुथ और नॉन वायलेंस के साथ जस्टिस सर्व करने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल होता रहा, और यही गांधी जी के प्रिंसिपल्स की रेलेवेंस है। ठीक है, तो बस यही आपने कंक्लूड करना था। ओवरऑल वही सारे पॉइंट्स जो हैं जो हमने यहाँ लिखे, तो वो आपने कंक्लूड कर देना था। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री से एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। ठीक है, एंड व्हाट वर द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉट अबाउट बाय दिस पीरियड। तो ये 12 मार्क्स में था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। देखो, पहली बात तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको बताना होगा कि 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक जो जो ये कह लो बदलाव हुआ यूरोप में, और वो वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाता है। और इसने क्या किया, इसने विश्व इतिहास पे एक बहुत गहरा असर छोड़ा और एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जहां यूरोप की इकोनॉमीज अग्रेरियन थी, खेती पे निर्भर करती थी, वहीं वो इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइज्ड सोसाइटीज बन गई। और इससे क्या हुआ कि सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो यूरोप का था वो बदल गया। जहां पहले खेती पे निर्भर थे लोग, उसी तरीके का सामाजिक ताना बाना था, वो बदल गया। अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स होने लगे, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री ओनर्स होने लगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। और इस पीरियड में टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई। ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो टेक्नोलॉजी ग्रोथ हुआ, और प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ी, जिससे समाज में बड़े सारे इंप्लीकेशंस आए। अब देखें क्या क्या हुआ। अब इसने क्या, आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या था उस समय के समाज पे और आर्थिक जो हालात थे यूरोप के, उसमें देखो पहला इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। देखो इससे क्या हुआ, जो मशीनरी थी जैसे स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम, इसने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बहुत तेज कर दिया। और क्या हुआ कि जो आम कारीगर था, मैनुअल क्राफ्ट वर्क करता था, वो उसके काम में तेजी आई, एफिशिएंसी आई मशीनों की वजह से। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने तेजी से ग्रो किया, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल, आयरन और कोल माइनिंग इंडस्ट्री ने तो बहुत तेजी से ग्रो किया। इस मैकेनाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हुआ, और मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज जो बनी है वो शायद उसका आधार वही था। उसके बाद फिर राइज ऑफ फैक्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन, नई जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस शुरू हुआ था, इससे सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन शुरू हुई, और उसके लिए चाहिए थी लार्ज वर्क फोर्स। ठीक है, अब तो वर्क फोर्स जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते थे उनको काम मिलने लगा, वो शहरों की तरफ जाने लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनने लगी जिनमें मजदूर काम करने लगे। अब जो लोग खेतों में काम करते थे छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में, वो निकल के शहरों में आने लगे, एंड अर्बनाइजेशन प्रोसेस जो है वो बड़ी तेज हुआ। ठीक है, और छोटे शहर जो हैं वो इंडस्ट्रीज के सेंटर्स बने, और यूरोप का डेमोग्राफिक लैंडस्केप पूरा बदल गया इससे। इसके बाद कैपिटलिज्म और इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैपिटलिज्म को भी तेजी दी। कैपिटलिस्ट के हाथ में ज्यादा ताकत, ज्यादा पैसा आने लगा। इंडस्ट्रियल और नई मार्केट्स बनने लगी, इंटरनेशनल ट्रेड खुल गया, क्योंकि तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। जहां की डिमांड पूरी नहीं कर सकते थे पहले ब्रिटेन में बैठे हुए आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन, अब वो पूरी की जा रही थी, ज्यादा पैसा आ रहा था, इससे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो रही थी। इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर इससे बड़ी तेजी से उभरे। तो यानी कैपिटलिस्ट क्लास बहुत तेजी से उभरा था और उसको बहुत फायदा हुआ था इससे, और अर्बनाइजेशन भी बड़ी तेजी से हुआ, और मशीनरी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो देखने को मिली। ये हमने देखा आर्थिक बदलाव, लेकिन सामाजिक बदलाव क्या था। अब आप देखो, मैंने इसको दो पार्ट्स में बांटा है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि सवाल में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पहले पूछा तो शायद वो पहले कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिहाज से मैंने इकोनॉमिक को पहले बता दिया। अब सोशल पे आ जाते हैं। देखो, लेबर और वर्किंग कंडीशंस, फैक्ट्रीज जो हैं वो उससे क्या हुआ कि हार्श और अनसेफ वर्किंग कंडीशंस उनमें देखने को मिली। ठीक है, और लंबी अवधि तक उनसे काम कराया गया, क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ था ना, लोग जो काम करने आए थे अब तो वो अपने घर बार छोड़ आए, और बेचारों को हर कीमत पे उन्हीं कंडीशन में काम करना है। सैलरी
लो वेजेस दिए जाते, लंबी अवधि तक काम कराया जाता, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में रखा जाता, हार्श मेजर्स इस्तेमाल किए जाते। आपको याद है कि एक पहले कार्टून आता था, चार्ली, कार्टून नहीं सॉरी, एक कैरेक्टर आता था टीवी पे, चार्ली चैपलिन। उनकी बहुत मूवीज 1920s में मशहूर हुई। वो क्या दिखाना चाहते थे? चार्ली चैपलिन एक मजदूर है जो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान का, उस समय वो फैक्ट्री में काम करता है जहां कैपिटलिस्ट उनको जो है वो बहुत बुरे तरीके से प्रताड़ित करता है। उन्हें कहता है कि वो 20-20 घंटे काम करे, कैपिटलिस्ट यानी फैक्ट्री का मालिक। और ये लोग उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं मशीनों की तरह और अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। आपने देखा होगा कि चार्ली चैपलिन कभी कुछ कर रहे हैं, जहां एक जगह अगर वो हथौड़े से मारे तो मारते ही जा रहे हैं, चाहे वहां पे किसी का सर आ रहा है या कुछ पैर आ रहा है, वो नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि वो अपनी सुध बुध खो चुके, इतना ज्यादा वर्किंग आवर्स में काम कर करके अनसेफ कंडीशंस में काम कर रहे थे। ऐसे एनवायरनमेंट की वजह से लेबर यूनियंस बनी धीरे धीरे, और वर्कर्स के राइट्स की बातें होने लगी। क्यों? क्योंकि जब ये अनसेफ और अनफेयर चीजें होंगी, तब फिर फेयर वेजेस और बेटर वर्किंग कंडीशंस की डिमांड तो लेबर यूनियंस ने ही करनी थी। और इसी से सोशल रिफॉर्म्स और लेबर लॉज जो हैं आए, बहुत सारे सामाजिक बदलाव किए गए कि लेबर्स के लिए ये हक होंगे, ये उनके लिए मिनिमम चीजें होंगी, गारंटी की जाएंगी, और लेबर के लिए बहुत सारे लॉज उसको सपोर्ट करने के लिए लाए गए, लेजिस्लेशन लाया गया। ठीक है। सोशल हायरार्कीज में भी बदलाव आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद कर दिया था यूरोप का, बिल्कुल उसको डिसरप्ट कर दिया था। इकोनॉमिक पावर पहले जहां जमींदार और लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के हाथ में थी, वो खत्म हो गई। अब इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट यानी फैक्ट्री ओनर्स के हाथ में या बिजनेस ओनर्स के हाथ में वो ताकत थी। नई मिडिल क्लास बन रही थी जो है, इसमें वर्किंग क्लास का एक्सपेंशन हो रहा था और सोशल और पॉलिटिकल फोर्स जो है वो बनती जा रही थी। ये कौन? ये वर्किंग क्लास। अर्बन चैलेंजेस और सोशल रिफॉर्म्स, अब देखो कि रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, उससे बहुत सारे बदलाव हुए। ओवर क्राउडिंग होने लगी शहरों में, लिविंग कंडीशन खराब होने लगी, पुअर सैनिटेशन हुआ, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आया। जब भी शहरीकरण होता है ना, अर्बनाइजेशन, तो ये सारी चीजें हमेशा देखने को मिलती हैं। तेजी से जब शहर बढ़ता है तो हर किसी के लिए प्रॉपर सुविधाएं नहीं होती, हेल्थ सैनिटेशन नहीं होता, पुअर सैनिटेशन, हेल्थ क्राइसिस होने लगे, और फिर सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। और मकसद था कि अर्बन लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज किया जाए, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इंक्रीज किया जाए, हाउसिंग रेगुलेशन मतलब सबके लिए घर बनाए जाए, और एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए जाए। और यही रिफॉर्म जो थे फिर आगे अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए बहुत क्रूशियल साबित हुए। तो अर्बन चैलेंजेस की वजह से लाने पड़े क्या? सोशल रिफॉर्म्स। ओवरऑल देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड डीप इम्पैक्ट या प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। और इसी की वजह से जो मशीनाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसने नई सोशल क्लासेस डेवलप की और अर्बन लैंडस्केप को पूरा बदल के रख दिया। जो पहले ना के बराबर अर्बनाइजेशन था यूरोप में, वो अब सिर्फ अर्बन जंगल बन के रह गया था। ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन जो हुई, उसने सोशल इनइक्वालिटीज जो है वो क्रिएट कर दी थी, और लेबर चैलेंज क्रिएट किया था, जिससे पॉलिटिकल चेंजेस आए, लोग अपने हक मांगने लगे। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इसने फिर आगे चल के कहते हैं आज के भी इंडस्ट्रियल और सोशल स्ट्रक्चर्स को प्रभावित किया है। ऑब्वियसली आज भी नए नए लॉज जो भी इनैक्ट होते रहते हैं लेबर सेफ्टी के लिए, वो भी शायद दुनिया भर में वो इसी का एक जो है वो इम्पैक्ट है। ठीक है जी। तो ये था हमारा